Good morning, students. So this is your last chapter, framing constitution, and this is the third topic which we are going to discuss: the resolution of depressed class. So one of the most prominent leader, N.G. Ranga, who was a socialist and a leader of peasant movement, so urged in the Constituent Assembly that the term minority be interpreted in economic terms. सो इसके पहले तक जब तक माइनॉरिटीज की बात हो रही थी उसके बारे में कहा जा रहा था कि कास्ट बेसिस पे कि जो संख्या में कम है, न्यूमेरिकल जिनकी डिजिटल संख्या जिनकी कम है वो माइनॉरिटी में माने जाएंगे, पॉपुलेशन में जिनका परसेंटेज सबसे कम है। लेकिन इन्होंने पहली बार एनजी रंगा ने ये क्वेश्चन रेज किया यहाँ पे कि जो इकोनॉमिक टर्म्स में जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिनके पास अर्न करने का कोई साधन नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, वैसे लोगों को आप माइनॉरिटीज की क्लासिफिकेशन में, कैटेगरी में शामिल करें। और उन्होंने कहा कि रियल माइनॉरिटीज वो हैं जो पुअर हैं एंड डाउन ट्रोडन हैं, जो सदियों से शोषित होते आए हैं, दूसरों के यहाँ जिन्होंने काम किया है, जिनके अपने कमाने का कोई जरिया नहीं है, अर्न करने का कोई साधन नहीं है, और जो गरीब हैं वो, जैसे आज के समय में अगर हम देखें तो 30 करोड़ पीपल they are living under the below poverty line. So these type of people, those who doesn't have any resources, any field, any earning, so that type of people are considered as the downtrodden and poor and in minority according to N.G. Ranga, who was a socialist prominent leader, right? So later he welcomed the legal rights the constitution was granting to each individual. तो जो फंडामेंटल राइट्स जो ग्रांट किए गए थे इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल पीपल को, तो उन्होंने एनजी रंगा ने कहा कि ऐसे राइट्स देने से जो गरीब हैं उनको खाना नहीं मिलेगा या उनके जरूरतें पूरी नहीं होगी अगर हम उन्हें केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देते हैं, तो राइट्स देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मीनिंगलेस है, अगर हम केवल सिविल राइट्स उनको प्रोवाइड करें तो ये मीनिंगलेस है जब तक कि उनको हम कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। सो एंड टू हैव फुल एम्प्लॉयमेंट, और अर्निंग अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट क्या करेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट के बदले में हम उनसे ये कहते हैं कि आपको मीटिंग प्रोवाइड की गई, आपको मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, या आपको कॉन्फ्रेंस में जाना है, या आपका एसोसिएशन बनाने की आपको इंडिपेंडेंसी दी गई है, तो ये उनके लिए मीनिंगलेस है। और सारे सिविल राइट्स मीनिंगलेस हैं जब तक कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है अर्न करने की, और उनको कोई बेटर साधन नहीं दिए जाते हैं ताकि वो किसी तरह से अपनी प्रॉफिट गेन करे और अपने नीड्स को पूरी करे। सो बाद में उन्होंने कहा कि it was essential to create conditions where these constitutionally enshrined rights could be effectively enjoyed. जब वो खुश रहेंगे, जब उनके पास साधन होंगे, जब उनको रोजी रोटी मिलेगी, तब वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोवाइड करने जा रहा है। तो उन्होंने एनजी रंगा ने कहा कि they needed protection. तो प्रोटेक्शन इन व्हाट टर्म, दे नीड प्रॉप्स एंड दे नीड अ लैडर। उनको अपॉर्चुनिटी की सीढ़ियां चाहिए, उनको कुछ रिजर्वेशन चाहिए, उनको कुछ फैसिलिटी चाहिए जिससे कि वो दूसरे लोगों के साथ इक्विवेलेंटली वो खड़े हो सके और अपने आप को एक इंडिविजुअल सिटीजन के रूप में देख सके। तो इसके लिए उन्हें प्रॉप्स की जरूरत है, लैडर की जरूरत है, ताकि वो हमारे समकक्ष आकर खड़े हो सके। उन्होंने कहा कि द रियल माइनॉरिटीज आर द मासेस ऑफ दिस कंट्री। मासेस ऑफ दिस कंट्री मतलब those who are poor and downtrodden, they are the real minorities. These people are so depressed and oppressed and suppressed till now that they are not able to take advantage of the ordinary civil rights. वो इतने depressed हैं, इतने suppressed हैं, इतने oppressed हैं कि अभी तक उन्होंने सिविल राइट्स का कोई भी फायदा नहीं उठाया है, या सिविल राइट्स से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। व्हाट इज द पोजीशन, उन्होंने कहा कि जाकर के देखिए कि उनको स्थिति क्या है। यू गो टू द ट्राइबल एरियाज। अब डिप्रेस्ड में यहाँ पे दूसरा जो टर्म उन्होंने यूज किया ट्राइबल क्लासेस के लिए। सो ट्राइबल के लिए उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल लॉ,
तो ट्रेडिशनल लॉ क्या है, जो सदियों से ऐसे ट्राइबल्स को मिला हुआ है कि जिस एरिया में वो रहते हैं वो जमीन, वो फॉरेस्टेड एरिया, वो पास्चर लैंड पर उनका अधिकार है। लेकिन अभी एक्चुअल कंडीशन क्या है कि जो हमारे मर्चेंट्स हैं वो फ्री मार्केट में आकर के क्या दिया यहाँ पे, येट आवर मर्चेंट्स गो देयर एंड इन द सो कॉल्ड फ्री मार्केट दे आर एबल टू स्नैच देयर लैंड्स। तो जो ट्रेडिशनली जिनका अपना है उसको भी छीन करके और हमारे मर्चेंट्स जो हैं वो उसे अपना बना ले रहे हैं और उनको बेदखल करते रहे हैं उस जमीन से, उस धरती से जहां पे उन्होंने पैदा लिया, और जो ट्रेडिशनली उनका है उसको भी वो छीन ले रहे हैं। दूसरे लोग जो हैं, thus even though the law goes against this snatching away of their lands, still the merchants are able to turn the tribal people into veritable slaves by various kinds of bonds। जमीन तो ले ही लिया और उसके बाद उनको डिफरेंट टाइप के कर्ज दे करके और उस कर्ज के इंटरेस्ट के तले उन्हें बॉन्ड स्लैब बना रहे हैं। गुलामों का जीवन जीने के लिए, उनके इशारों पर नाचने के लिए मर्चेंट्स के उनको कंपेल किया जा रहा है। दूसरे जो हमारे स्नैचर्स हैं वो है मनी लेंडर्स, जिन्हें हम साहूकार कहते हैं हिंदी में। तो ये मनी लेंडर्स जो है उन्हें चूंकि उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है क्योंकि उनके साधन नहीं है। पहले जो ट्राइब्स होते थे फुल्ली डिपेंडेंट होते थे फॉरेस्ट के ऊपर, लेकिन 1865 के फॉरेस्ट लॉज के अनुसार उन्हें बेदखल कर दिया गया। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्न कर रही थी तब इन ट्राइबल पीपल को उनके अपने फॉरेस्टेड एरिया से बेदखल कर दिया गया। उन्हें फॉरेस्ट में जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें फॉरेस्टेड एरिया के पास्टर लैंड में अपने पशुओं को चराने की अनुमति नहीं थी, जंगल से लकड़ी लाने की अनुमति नहीं थी। तो जब उनके जमीन से बेदखल कर दिया गया तो उनके पास सोर्सेस अर्न करने का कोई भी सोर्स नहीं था। तो अब मनी लेंडर्स उनके पास जाते थे, क्योंकि उनकी अपनी नीड्स होती थी जो पहले जंगल से पूरी होती थी, अब जंगलों से हटाए जाने के बाद उनकी नीड पूरी करने वाला कोई नहीं था। तो ये मनी लेंडर्स जाकर के उन्हें पैसे देते थे और उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट लगा करके उनकी लाइफ बिल्कुल मिजरेबल कर देते थे, बिल्कुल हेल कर दे रहे थे। तो दूसरे जो स्नैचर हुए वो मनी लेंडर हुए। तीसरे तरह के स्नैचर कौन है? लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार्स हैं, मालगुजार्स हैं, और देयर आर द वेरियस काइंड ऑफ पीपल who are able to exploit these poor peoples। और इन सब के अलावे जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, मालगुजार, इन सब के अलावे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को बहुत एक्सप्लॉइट किया है। दे एक्सप्लॉइटेड दीज पुअर विलेजर्स। अब उनके पास और क्या नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं, प्राइमरी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं उन व्यक्ति को और या उनके बच्चों को नहीं है। एंड दीज आर द रियल माइनॉरिटीज जिनको कोई भी रिसोर्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है और कोई भी दूसरे तरह के उनके साधन उनके पास नहीं है। तो उनको ऐसे लोगों को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए और एश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ही उन्हें दे सकते हैं। तो एनजी रंगा ने इस आवाज को उन्होंने बुलंद किया। इन ऑर्डर टू गिव देम द नेसेसरी प्रोटेक्शन वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन। और जैसा कि आपने थीम में देखा कि वी नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन, विच रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो एनजी रंगा ने कहा कि मुझे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो स्वागत योग्य है, लेकिन मुझे इस रेजोल्यूशन से कहीं कुछ ज्यादा चाहिए। और वो ज्यादा क्या? प्रोटेक्शन एंड एश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द डाउन ट्रोडन एंड द पुअर पीपल, राइट। सो रंगा ऑल्सो ड्रू अटेंशन टू द गल्फ। रंगा ने कहा कि ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने वाले जो मेंबर्स हैं और जो आम जनता है उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, एक बिग गैप है उन दोनों के बीच, और उस गैप के कारण ये दोनों जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग मी, एंड वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दोज पीपल who are not able to, they have no right to come and participate in this assembly, in this constituent assembly। तो किसके लिए राइट्स बनाए जा रहे हैं? आम जनता के लिए बनाए जा रहे हैं। कौन बना रहा है? हम लोग बना रहे हैं। तो हमें क्या होना चाहिए? उनका ट्रस्टी होना चाहिए, उनका विश्वासी होना चाहिए। और जिनके लिए हम ये कानून बनाने जा रहे हैं उनको भी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू स्पीक फॉर देम। और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके लिए अच्छा से अच्छा बोल सके और अच्छा से अच्छा प्रोटेक्ट कर सके। तो ये डाउन ट्रोडन एंड रियल अर्थों में जिनको माइनॉरिटीज कहा एनजी रंगा ने, उनके बारे में उनके वर्जन थे, उनके ओपिनियन थे। आगे हम चलते हैं और उन्होंने एक नए ग्रुप को लिया जो है ट्राइबल ग्रुप, राइट।
तो यहाँ पे तो जो पहले डिस्कस किया गया उसमें गरीब हैं और जो डाउन ट्रोडन हैं, ऐसे लोग जो ट्राइबल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा गरीब है। अब यहाँ पे ट्राइबल्स के लिए उन्होंने कहा, रंगा ने, कि एक ट्राइबल को रिप्रेजेंट करने वाले एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे जिनका नाम था जयपाल सिंह, वो ट्राइबल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने उनको बुलाया क्योंकि वो बहुत अच्छे ओरेटर थे, उसको एड्रेस किया उन्होंने और उन्होंने कहा, तो जयपाल सिंह ने कहा कि इन वेलकमिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सिंह सेड, एज एन आदिवासी, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द लीगल इंट्रिकेसी ऑफ द रेजोल्यूशन। उन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो स्वागत योग्य है और एक आदिवासी होने के नाते मुझसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो बारीकियां हैं, जो पेचीदगियां हैं, जो इंट्रिकेसीज हैं, उसको हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। लेकिन इन द कॉमन सेंस, इन ट्रू सेंस, tells me that every one of us should march in that road to freedom and fight together। लेकिन ये मैं अच्छे तरीके से कह सकता हूँ कि इस फ्रीडम मूवमेंट के रास्ते पर, रोड पर जो लड़ाई लड़ी गई उसमें हम सभी बराबरी के हिस्सेदार हैं। बराबरी से हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है और उसमें हिस्सेदारी की है, इंक्लूडिंग ट्राइबल, इंक्लूडिंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं से भी कम नहीं है, बीइंग एन ट्राइबल। तो आगे उन्होंने कहा कि बट माई कॉमन सेंस टेल्स मी दैट ओके सर, इफ देयर इज एनी ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल दैट हैज बीन सबली ट्रीटेड, इट इज माई पीपल। उन्होंने कहा कि जिन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है, जिन्हें बुरी तरह से एक्सप्लॉयट किया गया, वो आदिवासी लोग हैं। दे हैव बीन डिस्ग्रेसफुली ट्रीटेड, नेग्लेक्टेड फॉर द लास्ट 6000 ईयर। तो उनको पिछले 6000 सालों से बुरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया है और साथ में डिस्ग्रेसफुल तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक हिपोक्रेसी हम लोगों ने बना ली है कि ट्राइबल पीपल, दे आर अनएजुकेटेड, दे आर अनसिविलाइज्ड एंड दे आर नॉट फुली मैनर्ड। तो इस तरह की चीजें हमने बना ली है ट्राइबल पीपल के बारे में। इसी बारे में वो शायद आवाज उठा रहे हैं। द होल हिस्ट्री ऑफ माई पीपल इज वन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्पोजिशन बाय द नॉन एबॉर्जिनल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग हैं, आदिवासी ट्राइबल लोग, वो सदियों से एक्सप्लॉयट होते रह रहे हैं और उनको अपनी धरती से बेदखल कर दिया गया उनके द्वारा, जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, नॉन एबॉर्जिनल्स, मतलब जो यहाँ के असली हकदार नहीं है, असली निवासी नहीं है, उन्होंने हमें अपनी जमीन से बेदखल कर दिया। उनका उनका जो इंडिकेशन था वो अंग्रेजों की तरफ था और मुगलों की तरफ था, जो यहाँ के निवासी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आकर के यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉयट किया। आगे उन्होंने कहा कि आई टेक यू ऑल एट योर वर्ड। तो उन्होंने कहा कि आपके शब्दों की तरफ ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा कि आपने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा था कि हम लोग स्वतंत्र भारत के लिए एक नया अध्याय, एक नया इतिहास हम रचने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या अध्याय और एक क्या इतिहास होना चाहिए कि वेयर देयर इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हर व्यक्ति के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। किस तरह के अवसर की? ताकि हर किसी को लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेशन मिले, गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेशन मिले, हर व्यक्ति किसी भी इंटरफेरेंस के और बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आने जाने की उनको अपॉर्चुनिटी हो, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऑक्युपाई करने की अपॉर्चुनिटी हो। तो इस तरह की जब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, तभी सही मायनों में हम एक नया अध्याय हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडिपेंडेंट इंडिया को हम दे सकते हैं, वेयर नो वन वुड बी नेग्लेक्टेड, और ऐसा भारत जहां पे किसी को नेग्लेक्ट न किया जाए। फिर आगे कहा कि सिंह स्पोक इलोक्वेंटली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट द ट्राइब्स। उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरत है, बहुत भावपूर्ण तरीके से उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरत है कि इनके ट्राइब्स को राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए एंड इंश्योर कंडीशंस दैट कुड हेल्प देम कम अप टू द लेवल ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। और उनको ऐसा मदद मिलनी चाहिए कि वो जनरल, जो आम जनता है, जो जनरल पॉपुलेशन है इंडिया की, उनके इक्विवेलेंटली वो खड़े हो सके। तो ट्राइब्स वर नॉट अ न्यूमेरिकल माइनॉरिटी। उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल्स हैं वो संख्या में कम नहीं है। He argued, but they needed protection. लेकिन उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि वो शोषित हैं, डाउन ट्रोडन है सदियों से, और उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। They had been dispossessed at the land they had settled, deprived of their forest and pastures. अपनी जमीन से उनको बेदखल कर दिया गया। अब सारी सुविधाओं, जो सुविधाएं वो जंगलों से लेते थे, उनसे वंचित कर दिया गया और उन्हें कंपेल किया गया कि वो एक नए जगह पे चले जाएं जो उनका अपना नहीं था। एंड परसीविंग देम एज प्रिमिटिव, उनको प्रिमिटिव कहा गया, आदिम कहा गया, आदि मानव कहा गया।
बैकवर्ड कहा गया और उन्हें रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से अलग कर दिया गया, तोड़ करके रख दिया गया। फिर he made a moving plea for breaking the emotional and physical distance that separated the tribals from the rest of society। उन्होंने कहा कि इमोशनली और फिजिकली वो अलग भाग हो गए हैं हमारे भारतीय सोसाइटी के, तो उनको मिक्स करने की, सोसाइटी के पार्ट बनाने की जरूरत है। Our point is that you have got to mix with us। और मेरा पॉइंट ये है कि आप उन्हें अपनी सोसाइटी में मिक्स करें और हम लोग we are willing to mix with you। और एज एन आदिवासी we are willing, I am willing to mix with you। आपकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से हम लोग मिक्स होने के लिए तैयार हैं। सिंह was not asking for separate electorates। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं हो रही है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स के लिए और मुस्लिम को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने उनको प्रोवाइड किया था। तो यहाँ जयपाल सिंह सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं ताकि उनको लेजिस्लेशन में अलग से सीट मिले, गवर्नमेंट जॉब जो जितने हैं उसमें उनको कुछ पार्टिसिपेशन मिले, जिससे कि वो हमारे इक्विवेलेंट हो सके। तो और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें हमारी सोसाइटी में या किसी भी सभा में, वो अपने आप को बता सके कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। सो इट वुड बी अ वे, ही सेड, of compelling others to hear the voice of tribals। और ये एक तरीका है जब हम दूसरे किसी को, सोसाइटी के दूसरे व्यक्ति को हम कंपेल कर सके हमारी आवाज सुनी जाए और हम आपको आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें और एंड कम नियर देम, और उनके पास जा सके। तो ये अपॉर्चुनिटी कंस्टिट्यूएंट असेंबली को देना है, किसके लिए? ट्राइबल ग्रुप के लिए। फिर दूसरा पार्ट जो यहाँ पे उन्होंने कहा कि वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। उन्होंने कहा कि हम लोग हजारों सालों से सप्रेस किए जा चुके हैं। तो ये तीसरा, एक तो उन्होंने पुअर एंड आउटरोडन की बात की, दूसरा उन्होंने ट्राइबल्स की बात की, और यहाँ पे वो एक अलग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, अनटचेबल्स की बात कर रहे हैं। अनटचेबल्स जो कि इंडियन सोसाइटी में अछूत माने जाते थे, जिन्हें सोसाइटी के बीच में रहने का अधिकार नहीं था, जिनको अच्छी चीजें पहनने का और अच्छी चीजें खाने का अधिकार नहीं था, और पूरी तरह से सोसाइटी से उन्हें काट दिया गया था। ऐसे अनटचेबल्स की बात की जा रही है और उसके लिए आवाज उठाई है एक नागप्पा हुए हैं, उन्होंने उनके फेवर में बोलना शुरू किया, अनटचेबल्स के फेवर में। तो पहले उन्होंने कहा कि हाउएवर द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट टू बी आइडेंटिफाइड डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इन डिप्रेस्ड क्लास के राइट्स को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, किस तरह से परिभाषित किया जाएगा। एंड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, जब ये स्ट्रगल चल रहा था, इंडियन मूवमेंट स्ट्रगल, तो इंडिपेंडेंसी का, तो उसमें सबसे पहले बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी एज मुस्लिम्स। उन्होंने कहा था कि हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट, और महात्मा गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर हम हर किसी कम्युनिटी को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की राइट्स देना चाहेंगे तो भारत जो है वो कई खंडों में बट जाएगा, अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे उसके। तो हाउ कुड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजॉल्व दिस अपोजिशन? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने किस तरह से इस अपोजिशन और इस क्वेश्चन को रिजॉल्व किया, ये हम देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन वर द डिप्रेस्ड कास्ट टू बी प्रोवाइडेड? तो डिप्रेस्ड कास्ट को किस तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत है। एंड सम मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट एम्फसाइज दैट द प्रॉब्लम ऑफ द अनटचेबल्स कुड नॉट बी रिजॉल्व थ्रू प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड अलोन। और कुछ मेंबर्स जो थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कहा कि केवल प्रोटेक्शन और सेफगार्ड देकर के उनके राइट्स को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है, उनको इंडिपेंडेंसी नहीं दी जा सकती है। फिर क्यों? क्योंकि ये जो डिसेबिलिटी है अछूतों में या अनटचेबल्स में, वो सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आए। और सोशल नॉर्म्स क्या था कि इनको बाहर रहना है, जैसे कि शास्त्रों में लिखा गया था कि इनको छूने से, चूंकि ये क्लीनिंग का काम करते हैं इसलिए इनको छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे। एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो हमारे यहाँ स्टेब्लिश की गई थी, उसके कारण इनकी यह हालत है। तो जब तक हम अपने सोशल नॉर्म्स को चेंज नहीं करेंगे, सोशल रूल्स और पॉलिसीज को चेंज नहीं करेंगे, तब तक अनटचेबल्स की लाइफ में कोई भी सुधार आने वाला नहीं है। सोशल नॉर्म्स एंड मोरल वैल्यूज ऑफ कास्ट सोसाइटी, तो हमें अपने सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है ताकि इनकी लाइफ को हम सुधार सके, ये कहा था जी नागप्पा ने। तो सोसाइटी हैड यूज्ड देयर सर्विसेज एंड लेबर। उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है हमारी, सो कॉल्ड सोसाइटी, वो ऐसे अनटचेबल्स की सुविधाएं तो लेती है, उनकी सर्विसेज तो लेती है,
एज लाइक कॉबलर हो गए, एज लाइक जो क्लीनिंग का काम करने वाले लोग हैं, तो उनकी सर्विसेज तो लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सोसाइटी का पार्ट नहीं मानते, उन्हें अपने साथ मिक्स नहीं करते, उनके साथ खाना नहीं खाते, उनको टेम्पल एंट्री नहीं देते, मंदिरों में जाने की सुविधा नहीं है उनको, लेकिन उनकी सर्विसेज लेते हैं। तो ये कितनी पक्षपातपूर्ण बातें हैं। एंड वी हैव बीन सफरिंग, हम लोग सफर कर रहे हैं, उन्होंने कहा जे नागप्पा ने, कि वी आर सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर टू सफर नो मोर, लेकिन अब हम लोग ये सफर करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जे नागप्पा जो थे वो मद्रास के थे, जिन्होंने डिप्रेस्ड अनटचेबल्स के लिए आवाज उठाई थी। वी हैव रियलाइज्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझ चुके हैं। वी नो हाउ टू असर्ट आवरसेल्व्स, और हमें पता है कि हम अपने आप को किस तरह से बचाएंगे, किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। नागप्पा पॉइंटेड आउट दैट न्यूमेरिकली द डिप्रेस्ड कास्ट वर नॉट अ माइनॉरिटी। यहाँ पे नागप्पा बताते हैं कि जो डिप्रेस्ड कास्ट है, जो अनटचेबल्स हैं, वो माइनॉरिटी नहीं है, वो माइनर नहीं है, बल्कि वो 20 to 25% है इस टोटल पॉपुलेशन के, और इतनी बड़ी संख्या में इनका पार्टिसिपेशन है। तो हमें माइनर तो नहीं कहा सकता, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन की और सेफ गार्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये दिया जाना चाहिए, अपने सोशल नॉर्म्स को चेंज किए जाने चाहिए, ये उन्होंने कहा। उसके बाद देयर सफरिंग वाज ड्यू टू देयर सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन, उन्होंने कहा कि हम लोग सफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है। और मार्जिनलाइजेशन किस तरह से, मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी कम्युनिटी को अपने जो जनरल हमारे टर्म्स हैं, उन टर्म्स से हम अलग करके रख देते हैं, उनसे हम कोई लेन देन का कार्यक्रम नहीं रखेंगे, उनसे हम बातचीत नहीं करेंगे, उन्हें अपनी सोसाइटी में हम सेटल होने नहीं देंगे, तो इसका मतलब होता है कि हमने उनको बैकआउट कर दिया और उन्हें मार्जिनलाइज्ड कर दिया। तो यहाँ पे जे नागप्पा ने यही कहा कि हमें इस सोशल मार्जिनलाइजेशन से बचाना है हमारे लोगों को, नॉट देयर न्यूमेरिकल इनसिग्निफिकेंस। तो दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, उनके पास एजुकेशन का कोई एक्सेस नहीं है, उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कोई जगह नहीं है। तो उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस के एक मेंबर हुए हैं, जिनका नाम था केजे खांडेरकर, जो सेंट्रल प्रोविंस, जो कि मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के भाग से कुछ बना हुआ था, एक अलग प्रांत था। तो यहाँ के थे केजे खांडेरकर, जिन्होंने कहा कि इनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं, इनको एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है, एंड हम लोग जो है सदियों से, हजारों सालों से शोषित होते आ रहे हैं। तो और इतने शोषित होते आ रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो शरीर है और हमारा जो दिल है, वो काम करने के लायक बचा नहीं है, बिल्कुल बेकार हो गया है। शोषण से हम इतने टूट चुके हैं कि अब हमारा दिल, दिमाग और शरीर, ये तीनों काम करने के काबिल नहीं है। तो हमें काम करने के काबिल तब बनेगा जब हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड दिस इज द पोजीशन आफ्टर द पार्टीशन वायलेंस, अंबेडकर टू नो लॉन्गर आर्ग्यूड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पे कहा कि जब स्ट्रगल चल रहा था, मूवमेंट चल रहे थे, उस समय तो अंबेडकर थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, लेकिन अब जब वो इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए और गवर्नमेंट में आ गए, तब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की अपने डिप्रेस्ड क्लास के लिए। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली रिकमेंडेड दैट, इन सबके आर्ग्यूमेंट के बाद जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने फाइनली अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया। फिर उन्होंने टेम्पल एंट्री को परमिशन दिलवा दी, और लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट और जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उसमें पार्टिसिपेशन दिया गया ऐसे लोगों को, गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेशन दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया जितने भी लो कास्ट थे, और इस तरह से रिजर्वेशन की पॉलिसी यहाँ पे इंक्लूड की गई इनके लिए। मैनी रिकॉग्नाइज दैट दिस कुड नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। इसके बाद भी कई लोग का ये कहना था कि ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, आप समझ सकते हैं कि जो सामाजिक भेदभाव है, कास्टिज्म बेसिस पे, खाने पीने की बेसिस पे, उनके आचार विचार के बेसिस पे जो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मतभेद किया जाता है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन देंगे, जब हम नियम बनाएंगे ऐसे। एंड देयर हैड टू बी अ चेंज इन द एटीट्यूड विद इन सोसाइटी, और जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनके एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए, उनके हैबिट्स में चेंज आना चाहिए, उनकी सोच में चेंज आना चाहिए, तब हमारी लाइफ में और इनकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। बट द मेजर्स वर वेलकम्ड बाय द डेमोक्रेटिक पब्लिक। लेकिन जो साधन लिए गए, जो ये अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, टेम्पल एंट्री दी गई, सबके लिए रिजर्वेशन दिया गया लेजिस्लेशन में, इन सब का स्वागत किया सभी सदस्यों ने, और इस तरह डिप्रेस्ड कास्ट के लिए एक नई रणनीति, एक नई स्ट्रेटजी प्लान की गई कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे एक और टॉपिक ऐड करना चाहूंगी, हंसा मेहता ऑफ बॉम्बे डिमांडेड जस्टिस फॉर विमेन। यहाँ पे हंसा मेहता है, जो बॉम्बे की हैं, उन्होंने विमेन के लिए जस्टिस डिमांड की। तो जस्टिस इन द सेंस सोशल जस्टिस,
इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हंसा मेहता ने कहा कि मुझे विमेन के लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, मुझे विमेन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन हमें सोशल जस्टिस चाहिए। अब सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि समाज में, सोसाइटी में हमें डिस्क्रिमिनेट, मतभेद करके कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इस तरह से डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, हमें एक नजर से देखा जाए और इक्वली इक्विवेलेंट हमें राइट्स मिले। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि हमें अर्न करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें भी नौकरी करने की, किसी भी तरीके से एजुकेशन लेने का, लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करने का, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेशन का पूर्ण राइट होना चाहिए। होली वी आर कैपेबल टू पार्टिसिपेट इन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। एंड पॉलिटिकल जस्टिस मतलब लेजिस्लेशन में हमें मिलना चाहिए राइट्स कि हम भी जो मेल फिगर्स हैं उनके साथ साथ हमें भी कहीं डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, हम हर जगह हम चुनाव लड़ सकें, कॉन्टेस्ट फाइट कर सकें, और किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन की बनाने की हमें स्वतंत्रता हो, फॉर्मेशन की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी। So we have asked for that equality which alone can be the basis of mutual respect. और हम लोग ऐसे इक्वलिटी की बात कर रहे हैं जो कि एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट, जो हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देकर के हम देखेंगे, तभी ये चीजें प्राप्त की जा सकती है, और एक दूसरे को समझेंगे, तभी हमारा कोऑपरेशन सोसाइटी में ऐसा होगा, फैमिली में ऐसा होगा, जब हम दोनों के बीच में, मैन एंड वुमेन के बीच में कोई भी मतभेद नहीं होगा। तो विदाउट विच, इन सब अपॉर्चुनिटी के बिना हमारा रियल कोऑपरेशन फैमिली में और मैन एंड वुमेन के बीच में नहीं हो सकता। तो हर तरह की हमें चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमारे तुम्हारे बीच में। एक सोशल जस्टिस मतलब हम एक दृष्टिकोण चाहिए, हमारा परसेप्शन चाहिए कि हम किसी को कम ना माने, हम उन्हें अलग करके ना देखें। तो ये विमेन को इंडिपेंडेंसी चाहिए। तो ये हंसा मेहता ने, जो बॉम्बे की थी, उन्होंने विमेन के लिए आवाज उठाई थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं द decentralization of power between the capital and the state, whether the capital should be strongest and the state should be strongest. So what was the resolution and what type of resolution taken by the members of the Constituent Assembly, we will discuss in the next video. Okay, good day everyone.